स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी रावी एम्प्रेस ऑफ द सेवन फ्लेम्स ए रीबर्थ कल्टिवेशन सागा जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 41 द वाइडनिंग वॉर। विस्तृत होता युद्ध। हमें एक नाम की जरूरत है। ईशानी ने अपनी अगली पूर्ण बैठक में हमेशा की तरह व्यवहारिक स्पष्टता के साथ समस्या को सामने रखते हुए कहा। विशेष रूप से हमारे लिए नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी इस काम से अपना नाम जोड़ने की जरूरत है। लेकिन हम वास्तव में जो कुछ भी बना रहे हैं उसके लिए एक नाम चाहिए, क्योंकि अब ये 5 सहयोगियों और एक सन्यासी के नदी किनारे से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। जब भी मेरा नेटवर्क कोई रिपोर्ट आगे भेजता है या किसी डरे हुए परिवार को शरण देता है तो वे मुझसे पूछते हैं कि वे वास्तव में किसके लिए काम कर रहे हैं। चिंतित लोगों का एक समूह। कोई ऐसा जवाब नहीं है जो किसी में बहुत भरोसा जगा सके, कुछ ऐसा जो ईमानदार हो। रावी ने इस सवाल पर गहराई से विचार करते हुए कहा। कुछ ऐसा जो ये बताए कि हम वास्तव में क्या करने का इरादा रखते हैं, न कि केवल ये कि हम किसके खिलाफ हैं। वसंत का ये पूरा 1 सदी का धैर्य बंद रिकॉर्ड्स पर टिका रहा है, तारा ने ध्यान दिलाया। बंद खाते, बंद मामले, मीरा की फाइल बंद, अंजलि का स्थानांतरण झूठे तरीके से बंद। उसने जिस भी राज्य को लील लिया उसे चुपचाप बंद करके भुला दिया गया। वो एक पल के लिए शांत रही। शायद उसके विपरीत किसी चीज को स्पष्ट रूप से नाम देना ही सही होगा। द ओपन लेजर, खुला बही खाता। कावेरी ने उस नाम के प्रभाव को परखते हुए धीरे से कहा। एक ऐसा रिकॉर्ड जो हमेशा खुला रहे, जो किसी चुराई गई जिंदगी को आसानी से फाइलों में दबाकर भुलाए जाने न दे। रावी ने इस नाम को सुनते ही महसूस किया कि सब कुछ अपनी सही जगह पर बैठ गया है। द ओपन लेजर, उसने सहमति जताई। हम यही बना रहे हैं, केवल एक शरण स्थल या संपर्कों का एक नेटवर्क नहीं, एक ऐसा हिसाब जो तब तक बंद होने से इनकार कर दे जब तक कि वसंत के धैर्य ने जिस किसी भी नाम को निगला है वो आखिरकार ठीक से और स्थायी रूप से दर्ज न हो जाए। आने वाले महीनों में इस औपचारिक ढांचे ने एक ऐसी सोची समझी योजना के तहत आकार लिया जो 2 साल पहले एक घाट पर अचानक बने उस गठबंधन से बिल्कुल अलग थी। ईशानी के सबसे भरोसेमंद वैद्यों के संपर्कों में से क्षेत्रीय समन्वयक, रीजनल कोऑर्डिनेटर चुने गए, जिनमें से प्रत्येक एक पूरे प्रांत के समूह के लिए जिम्मेदार था ताकि किसी एक नेटवर्क पर अत्यधिक बोझ न पड़े। पत्राचार के लिए कोड की एक ऐसी प्रणाली बनाई गई जिसे वीर ने अपने परिवार की पुरानी खुफिया पद्धतियों से ढाला था, जिससे ये पक्का हो सके कि यदि कोई एक पत्र बीच में पकड़ा भी जाए तो उससे पूरे नेटवर्क का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रभावित हो। और सुरक्षा की एक क्रमिक व्यवस्था की गई जिसमें किसी भी सहयोगी की सुरक्षा को कितने सीधे तौर पर खतरा है, इस आधार पर केवल चेतावनी और सलाह से लेकर घाट पर पूर्ण स्थानांतरण और शरण तक सब कुछ शामिल था। हम इसे अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं, कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं। वीर ने एकत्रित नेटवर्क की पहली औपचारिक बैठक में इस नए ढांचे को समझाते हुए कहा। घाट पर ही आयोजित इस बेहद सुरक्षित बैठक में 6 प्रांतों के समन्वयक आए थे, जो इस समय तक ईशानी के पत्राचार के माध्यम से एक दूसरे को केवल दूर के नामों के रूप में जानते थे। कोई भी एक समन्वयक अपने क्षेत्र और घाट से सीधे संपर्क के अलावा नेटवर्क के वास्तविक विस्तार को नहीं जानता। अगर वसंत का ये धैर्यपूर्ण प्रतिशोध कभी किसी एक हिस्से को नुकसान पहुंचाता भी है तो इसकी कीमत हमें उससे कहीं कम चुकानी पड़ेगी जितनी तब चुकानी पड़ती जब पूरा ढांचा कुछ ही चेहरों के भरोसे चल रहा होता, जैसा कि बेहराम और पवन के मामले में हुआ था, जब हम अपने द्वारा बनाए गए नेटवर्क के वास्तविक पैमाने को पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे। इतनी बड़ी कीमत चुकाकर यह एक कठिन सबक सीखने को मिला है। समन्वयकों में से एक, दक्षिणी प्रांतों की प्रभा नाम की एक अनुभवी दाई ने गंभीरता से कहा। लेकिन मैं इसे समझती हूँ, क्योंकि 3 महीने पहले मैंने खुद अपनी एक सहकर्मी को दफनाया है और परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं आज तक ये साबित नहीं कर पाई कि उसकी मौत का संबंध उस स्थानीय सेना के बारे में पूछे गए सवालों से नहीं था जिसे संदिग्ध रूप से बहुत मोटी फंडिंग मिल रही थी। जब नेटवर्क का ये औपचारिक ढांचा पूरी तरह स्थिर हो गया और इसका दायरा सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने लगा, तब गुप्त राजनयिक माध्यमों से रानी चंद्रिका से संपर्क किया गया। वह द ओपन लेजर की पहली आधिकारिक शाही संरक्षक, रॉयल पैट्रन बनने के लिए तैयार हो गई। यह एक युवा शासक के लिए एक बड़ा राजनीतिक जोखिम था जो अभी भी अपनी सत्ता को मजबूत कर रही थी, लेकिन जब रावी औपचारिक रूप से इसका अनुरोध करने पहुंची तो चंद्रिका ने उसी तीखे और निर्णायक संकल्प के साथ इसे स्वीकार किया जिसने 2 साल पहले उनकी पहली मुलाकात में गठबंधन को प्रभावित किया था। तुमने मेरे राज्य को तब बचाया जब मुझे पूरी तरह ये समझ भी नहीं था कि इसे बचाने की जरूरत है, चंद्रिका ने उस सावधानीपूर्वक और जानबूझकर स्पष्ट लिखे गए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा जो सुंदरगढ़ के समर्थन को औपचारिक रूप देता था।
बिना नेटवर्क के वास्तविक उद्देश्य का ऐसा कोई नाम लिए जिसे कोई आम पाठक आसानी से समझ सके। मैं ये पक्का करना चाहती हूँ कि जिस अगले राज्य के सामने बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आए जैसा तुमने मुझसे बयां किया है, उसे मेरे राज्य की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से सचेत किया जा सके। आपका ये समर्थन केवल संसाधनों से कहीं बढ़कर है, महारानी, रावी ने उनसे पूरी ईमानदारी से कहा। इसका मतलब है कि एक स्थापित राजवंश यह मानता है कि यह खतरा वास्तविक है और इससे लड़ना जरूरी है। यह वैधता तब बहुत मायने रखती है जब हम दूसरे शासकों और अन्य संप्रदायों से एक ऐसी संस्था पर भरोसा करने के लिए कह रहे हैं जो अभी भी सार्वजनिक रूप से पूरी तरह यह नहीं बता सकती कि वो लोगों को किस खतरे से बचा रही है। औपचारिक पैमाने पर नेटवर्क की पहली वास्तविक परीक्षा 4 महीने बाद हुई, जब प्रभा के दक्षिणी समन्वयकों ने कीर्ति की खोज से मिलती जुलती एक बेहद परेशान करने वाली स्थिति की पहचान की। एक छोटा लड़का, उम्र 8 साल, जो अपनी उम्र के हिसाब से उसी हैरान कर देने वाली गंभीरता और समय से पहले के ज्ञान को प्रदर्शित कर रहा था जिसने पहली बार कीर्ति के मामले की तरफ ईशानी का ध्यान खींचा था। वो एक छोटे से किसान परिवार का बच्चा था जिसके तंगहाल माता पिता को हाल ही में एक पड़ोसी जागीर के कारिंदे से असामान्य रूप से उदार प्रस्ताव मिलने शुरू हुए थे। इस बार यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, प्रभा ने रिपोर्ट भेजी, जब द ओपन लेजर के कोड वाले पत्राचार ने उस शुरुआती चेतावनी को नेटवर्क की सतर्क कड़ियों से होते हुए सीधे घाट तक पहुंचा दिया। हमने पहले संदिग्ध प्रस्ताव के 1 सप्ताह के भीतर ही इस पैटर्न को पहचान लिया, बजाय इसके कि महीनों तक चुपचाप भरोसा जीतने का इंतजार करना पड़ता जैसा कि कीर्ति के मामले में हुआ था। हमने जो कुछ भी बनाया है उसका असली मकसद यही है, रावी ने कहा। उसने अपने सीने में एक सच्ची और संघर्ष से कमाई संतुष्टि को महसूस किया जब नेटवर्क का ये औपचारिक ढांचा पहली बार उनके पुराने तात्कालिक प्रयासों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी साबित हुआ। अब हम केवल परिस्थितियों के बाद कदम नहीं उठा रहे हैं, हम सोच समझकर इतने प्रांतों पर नजर रख रहे हैं कि इस तरह का कोई भी विशिष्ट पैटर्न किसी एक परिवार या गांव की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हमारी पकड़ में आ जाता है। वो लड़का, आरव नाम का एक शांत और चौकन्ना बच्चा, 1 महीने के भीतर घाट पर स्थानांतरित कर दिया गया। वो कीर्ति के साथ कालभ्रष्ट बच्चों के उस छोटे लेकिन बढ़ते समुदाय में शामिल हो गया जिन्हें आखिरकार केवल बच्चा बने रहने का मौका दिया जा रहा था, ऐसे लोगों के बीच जो ये पूरी तरह समझते थे कि वे अपने भीतर क्या लेकर चल रहे हैं। उसे आग में जलकर मरना याद है, कीर्ति ने आरव के आने के कुछ सप्ताह बाद रावी को धीरे से बताया। उन दोनों बच्चों के बीच तुरंत एक ऐसा अनकहा रिश्ता बन गया था जिसे आपस में किसी और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। बहुत समय पहले, इस जीवन से पहले के एक जीवन में। वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि वो अभी तैयार है, लेकिन मैंने उससे वही कहा जो आपने मुझसे कहा था, कि वो अकेला नहीं है और यह जगह हमेशा यहीं रहेगी जब भी वो इस बारे में खुलकर बात करने के लिए तैयार होगा। उसने ये सुनकर कैसा महसूस किया? रावी ने पूछा। उसने अपनी ही संघर्ष से कमाई समझदारी को किसी ऐसे बच्चे तक पहुंचते देखने की परिचित गर्माहट महसूस की जिसे इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो रो पड़ा, कीर्ति ने सहजता से कहा। मुझे लगता है कि दोबारा जन्म लेने के बाद से यह पहली बार था जब किसी ने उसे रोने दिया। उसके गांव में हर कोई बस यही सोचता था कि वह एक अजीब और गंभीर सा छोटा लड़का है, और किसी ने कभी उससे ये पूछने की कोशिश ही नहीं की कि वह ऐसा क्यों है। उसी शाम रावी, द ओपन लेजर, की इस बढ़ती सफलता और बढ़ती कीमत दोनों के साथ बैठी रही। वह घाट के इस छोटे से समुदाय को ठीक होने और निर्माण के अपने शांत, धैर्यपूर्ण काम में लगे हुए देख रही थी। अंजलि का बगीचा अब शरणस्थल के आधे मैदान में फैल चुका था। सरला आने वाले वैद्यों के शिष्यों को केवल आवाज से किसी के दर्द को महसूस करने की कला सिखा रही थी। कावेरी घाट और सूर्यवंश के सुधार के बीच अपना समय बांट रही थी, और ध्रुव अब औपचारिक रूप से बड़े बच्चों को हेरफेर के ठीक उसी पैटर्न को पहचानना सिखा रहा था जिसका वो खुद कभी शिकार होने वाला था। 2 साल, उसने नदी के किनारे शाम को सुनहरी धूप में ढलते हुए देखते हुए सोचा। उस छत की घटना के बाद से 2 साल बीत चुके हैं, और ये लड़ाई सिर्फ बड़ी ही हुई है। 1 सदी पुरानी महत्वाकांक्षा, पूरे महाद्वीप में फैले दर्जनों दलालों के जरिए की गई चोरियां, और अब हमारा अपना एक औपचारिक नेटवर्क जो 6 प्रांतों तक फैल चुका है और आगे बढ़ रहा है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि उस धैर्य का जवाब उतनी ही धैर्यपूर्ण मेहनत और कहीं अधिक प्यार से दिया जा सके। मैं नहीं जानती कि इस लड़ाई को अभी और कितने साल चाहिए। मैं नहीं जानती कि अभी और कितने बेहराम या पवन या गुमनाम पुरालेखपाल ऐसी कीमतें चुकाएंगे जिनका पूरा बोझ हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। मैं नहीं जानती कि अभी और कितनी कीर्तियां और आरव वहां बाहर है जो वसंत की 1 सदी पुरानी खोज के पहुंचने से पहले हमारे द्वारा ढूंढे जाने का इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन मैं आज रात इस नदी के किनारे को देखते हुए ये पक्के तौर पर जानती हूँ कि मैं आने वाले चाहे जितने भी साल लगे किस तरह का जवाब तैयार करना जारी रखने का इरादा रखती हूँ। तभी शरणस्थल के बाहरी गेट से एक डाकिया कुरियर के बिगुल की हल्की सी आवाज आई। यह उस जरूरी और गंभीर संकेत से अलग लय में थी जो कभी बेहराम की मौत की खबर लेकर आई थी। इस आवाज में एक विशेष गति थी जिसे वीर ने महीनों पहले उन खबरों के लिए तय किया था जिन पर ध्यान देने की जरूरत तो थी लेकिन तुरंत घबराने की कोई बात नहीं थी। रावी उसका सामना करने के लिए उठी। उसने एक ऐसी लड़ाई के स्थिर और धैर्यपूर्ण बोझ को महसूस किया जिसे उसने आखिरकार अपनी इस दूसरी जिंदगी की दी हुई बाकी खुशियों को खोए बिना धोना पूरी तरह सीख लिया था। एक शरणस्थल, एक चुना हुआ परिवार, 9 सतर्क वर्षों में पूरी ईमानदारी से बना एक प्यार, और अब इन सबके साथ बढ़ता हुआ एक ऐसा हिसाब जिसने पूरी तरह से यह मानने से इनकार कर दिया था कि एक भी चुराई गई जिंदगी बस फाइलों में बंद होकर गायब हो जाए। अध्याय 41 समाप्त। अध्याय 42 पूर्वी परिषद का एक बही खाता इंद्राज लेजर एंट्री। वो पत्र काउंसलर ईश्वरी की अपनी औपचारिक मुहर के साथ आया था, जिसे ओपन लेजर के किसी सतर्क और गुप्त माध्यमों के बजाय परिषद के एक आधिकारिक हरकारे द्वारा लाया गया था। लगभग 2 साल पहले प्रलयन के पद को छीनने वाले ट्रिब्यूनल के बाद से स्वयं पूर्वी परिषद की ओर से आया ये पहला सीधा संवाद था। लेडी रावी। पत्र में एक सटीक और औपचारिक लिखावट में लिखा था, जिसकी नपी तुली राजनयिक भाषा के नीचे एक ऐसा भारीपन था जिसे रावी ने मुहर तोड़ते ही महसूस कर लिया था। मैं आपको ये सूचित करने के लिए लिख रही हूं कि पूर्वी परिषद ने काफी विचार विमर्श और बड़े पैमाने पर अतिरिक्त गवाहियों को इकट्ठा करने के बाद आधिकारिक तौर पर काउंसलर वसंत के खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया है। उन पर साजिश रचने, कई संप्रभु क्षेत्रों में अवैध संघर्षों के लिए फंडिंग करने और कम से कम 4 दशकों के दस्तावेजीकृत इतिहास में अनगिनत लोगों की मौत व शोषण में सम्मिलित होने के आरोप है। 3 महीने बाद आयोजित होने वाली इस औपचारिक सुनवाई में आपकी और आपके सहयोगियों की गवाही की आवश्यकता होगी। मैं आपसे तदनुसार तैयारी करने का अनुरोध करती हूँ, और यह भी समझें, यह मुकदमा केवल इसलिए अस्तित्व में आया है क्योंकि आपकी ओपन लेजर टीम ने 2 साल और 6 प्रांतों में जो सबूत धैर्यपूर्वक जुटाए हैं, वे अब इतने बड़े पैमाने पर पहुंच चुके हैं कि कोई भी परिषद, चाहे वह कितनी भी सतर्क क्यों न हो, अब इसे नजरअंदाज करने की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। 3 महीने। कावेरी ने रावी के कंधे के ऊपर से पत्र पढ़ते हुए कहा। उनके चेहरे पर एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जिसमें सच्ची उम्मीद के साथ साथ एक सतर्क और कड़ी मेहनत से अर्जित की गई सावधानी का मिश्रण था। 2 साल तक परिषद को उसी धैर्यवान और धीमी गति से चलते हुए देखने के बाद, जिसके बारे में हमें डर था कि वसंत को किसी भी वास्तविक जवाबदेही से बचने का मौका दे देगी। क्या बदला? अर्जुन ने पूछा। रावी ने धीरे से कहा। उन्होंने उस वजन को महसूस किया जो लंबे समय में पहली बार महज एक निरंतर, थका देने वाले संघर्ष के बजाय एक सच्ची जीत की तरह लग रहा था। ओपन लेजर के 2 साल के धैर्यपूर्ण काम का असर। सीमावर्ती जमींदार की उस लगभग सफल हो चुकी साजिश के बारे में रानी चंद्रिका की औपचारिक गवाही। अग्निकुल संप्रदाय के विनाश का सरला का विवरण, जिसे आखिरकार वसंत के अपने ही लिखे सैद्धांतिक ग्रंथों से ठीक से जोड़ा गया। और पिछले 2 सालों में प्रभा के नेटवर्क और अन्य क्षेत्रीय समन्वयकों कोऑर्डिनेटरों ने 6 प्रांतों में उन धर्रों के बारे में जो अतिरिक्त सबूत चुपचाप जुटाए हैं, जिन्हें हम खुद भी अभी तक पूरी तरह से ट्रेस नहीं कर पाए हैं। उसने एकत्रित गठबंधन की ओर देखा। हमने कुछ ऐसा खड़ा कर दिया जिसने आखिरकार एक बेहद सतर्क संस्था को कार्रवाई करने के लिए अकाट्य सबूत दे दिए। 2 साल पहले ट्रिब्यूनल द्वारा प्रलयन को दी गई अधूरी सजा को देखते हुए और यह महसूस करते हुए कि शायद वास्तविक जवाबदेही कभी नहीं आएगी, मैंने ठीक इसी बात की उम्मीद की थी। सावधानीपूर्वक तैयारी के अगले कुछ हफ्तों में ये बात सामने आई कि काउंसलर ईश्वरी ने बीच के इन 2 सालों में ठीक उसी तरह का धैर्यपूर्ण और व्यवस्थित काम किया था जिसकी गठबंधन ने कभी किसी निष्पक्ष अधिकारी से उम्मीद की थी। उन्होंने चुपचाप परिषद की अन्य सीटों के साथ संबंध बनाए, कई प्रांतों के सहयोगी घरानों से औपचारिक गवाही जुटाई और वसंत के अपने धैर्य को टक्कर देने वाले धैर्य के साथ उस पल का इंतजार किया जब इतने स्वतंत्र सबूत जमा हो जाएं कि एक औपचारिक मुकदमे को खारिज, विलंबित या चुपचाप दफनाया न जा सके, जैसे 31 साल पहले मीरा की मौत को दफना दिया गया था। उन्होंने 6 महीने पहले मुझसे सीधे संपर्क किया था, तारा ने स्वीकार किया, जब ईश्वरी के उस सावधानीपूर्वक किए गए काम का पूरा खाका सामने आ गया। मैंने आप में से किसी से इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि उस समय मैं अनिश्चित थी कि उनकी दिलचस्पी एक वास्तविक न्याय के लिए थी या यह महज एक और संदेहास्पद सीट थी जो ये परख रही थी कि हमारी अपनी जांच किसी ऐसे नतीजे पर पहुंची है जिसे पहले ही दबाया जा सके। उसके बाद से मेरा भरोसा उनके इरादों पर काफी बड़ा है, जितना शुरुआत में था। आपने हमें क्यों नहीं बताया?
रावी ने पूछा, बिना किसी शिकायत के, महज उत्सुकतावश। क्योंकि मैंने 30 साल ये सीखने में बिताए हैं कि इस तरह के धैर्यपूर्ण संघर्ष में समय से पहले जगी उम्मीद कितनी खतरनाक हो सकती है, तारा ने कहा। मैं आप में से किसी को भी एक ऐसी उम्मीद नहीं सौंपना चाहती थी जिसके पूरा होने का मुझे खुद यकीन नहीं था, खासकर ये देखते हुए कि इस लड़ाई ने पहले ही हम में से हर एक को कितनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर किया है। उन्होंने रावी की आंखों में सीधे देखा। मैं आपको अब यह इसलिए बता रही हूं क्योंकि मेरा मानना है कि ईश्वरी के प्रयास अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां उम्मीद समय से पहले की नहीं रह गई है। मुझे खेद है अगर इसे छिपाना, भले ही अस्थायी रूप से, उस ईमानदारी का एक छोटा रूप लगा जिसकी उम्मीद मैंने इस पूरी लड़ाई में आप सभी से एक दूसरे के प्रति रखने को कही है। वसंत की अपनी इस औपचारिक मुकदमे के प्रति प्रतिक्रिया, जब ईश्वरी के लगातार चलते पत्राचार के माध्यम से गठबंधन तक पहुंची, तो उसमें एक ऐसा ठंडापन था जिसने रावी की छाती में एक परिचित, सतर्क डर को जगा दिया। वो सीधे तौर पर इन आरोपों का विरोध नहीं कर रहा है, ईश्वरी के अगले पत्र में स्पष्ट किया गया था। इसके बजाय ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रक्रियात्मक तकनीकी खामियों, प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज के इर्द गिर्द अपना बचाव तैयार कर रहा है, जैसे सबूतों की श्रृंखला पर सवाल उठाना, परिषद के पारंपरिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के गवाहों की स्थिति को चुनौती देना, और सबसे चिंताजनक बात, अपनी उस बड़ी राजनीतिक साख का इस्तेमाल कर हर संभव कानूनी तंत्र के जरिए मुकदमे की वास्तविक तारीख को चुपचाप आगे बढ़ाने की कोशिश करना। वो समय टाल रहा है। वीर ने पत्र की नपी तुली राजनयिक भाषा के पीछे छिपे वास्तविक निहितार्थ को भांपते हुए कड़े स्वर में कहा। इसलिए नहीं कि उसे लगता है कि वो अंततः इन आरोपों से पूरी तरह बच सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक सदी यह सीखने में बिताई है कि धैर्य आखिरकार हर खतरे को हरा देता है, और वह ये परखना चाहता है कि क्या वही धैर्य एक औपचारिक ट्रिब्यूनल की गति को भी मात दे सकता है। तो फिर हम उसे ये परखने का समय ही नहीं देंगे, रावी ने कहा। उसकी छाती में एक ऐसा दृढ़ संकल्प बैठ गया था जिसमें उस डरी हुई, सहमी हुई लड़की का कोई अंश नहीं बचा था जिसने कभी अपनी ताकत पर भरोसा करने का साहस जुटाने के लिए 9 साल का लंबा इंतजार किया था। हम अपनी तैयारी को और तेज करेंगे। हम हर गवाह, सबूत के हर टुकड़े, हर उस गवाही को इकट्ठा करेंगे जिसे हम बचे हुए समय में जोड़ सकते हैं, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वह देरी का जो भी मौका खरीदेगा, उसकी कीमत उसकी उस बड़ी राजनीतिक साख से कहीं अधिक होगी जिसे वह लगातार खर्च कर सकता है। इसके बाद के हफ्ते सावधानीपूर्वक और बेहद जरूरी तैयारियों के बवंडर में बदल गए। अंजलि और सरला दोनों ने इस बात पर लंबी और कठिन बातचीत के बाद कि सार्वजनिक रूप से गवाही देने से उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या नुकसान हो सकता है, ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड के लिए अपने बयानों को औपचारिक रूप से दर्ज करने पर सहमति दे दी। रानी चंद्रिका ने खुद मुकदमे के लिए व्यक्तिगत रूप से यात्रा करने की प्रतिबद्धता जताई, जिससे एक शासक महारानी का अकाट्य वजन गवाहियों में जुड़ गया, और प्रभा के दक्षिणी नेटवर्क ने ओपन लेजर के अन्य क्षेत्रीय समन्वयकों के साथ मिलकर अपने अपने प्रांतों में कम से कम 3 ऐसे अन्य मामलों के दस्तावेज तैयार किए जो वसंत के दशकों पुराने तौर तरीकों से पूरी तरह मेल खाते थे, ताकि उन्हें ट्रिब्यूनल के सबूतों में औपचारिक रूप से शामिल किया जा सके। एक और बात है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, कावेरी ने घाट पर देर रात चले एक योजना सत्र के दौरान कहा। उनकी आवाज में एक ऐसा भारीपन था जिसने पूरी सभा को रोक दिया। अगर यह ट्रिब्यूनल वास्तव में सफल हो जाता है, अगर वसंत से उसकी सीट ठीक उसी तरह छीन ली जाती है जैसे प्रलयन से उसका पद छीना गया था, तो उस दलाल नेटवर्क का क्या होगा जिसका प्रतिनिधित्व बेहराम कर रहा था? उन दर्जनों अन्य ग्राहकों का क्या होगा जिनका उसने अपनी मौत से पहले जिक्र किया था? वसंत को हटाने से वो पूरा अवैध व्यापार खत्म नहीं हो जाता जिसने पहली बार उसकी इस महत्वाकांक्षा को जन्म दिया था। नहीं, रावी ने धीरे से सहमति जताई। ये खत्म नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि यह उस व्यापार का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट हिस्सा है जिसे नष्ट करने का हमारे पास अभी कोई व्यवहारिक मौका है। और मेरा मानना है कि परिषद के एक मौजूदा विशुद्ध काउंसलर के खिलाफ एक सफल ट्रिब्यूनल बाकी दुनिया को उस सबसे कहीं अधिक बड़ा संदेश देगा जो हमने अब तक हासिल किया है, कि यह धर्रा, चाहे इसे कितने भी धैर्य से बनाया गया हो, चाहे इसे कितनी भी चालाकी से फंड किया गया हो, आखिरकार बेनकाब किया जा सकता है, और आखिरकार इसका जवाब दिया जा सकता है। उसने एकत्रित गठबंधन की ओर देखा। ये लड़ाई का अंत नहीं है। इस व्यापार के दायरे के बारे में जो कुछ भी हमने सीखा है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ट्रिब्यूनल कभी इसका अंत हो सकता है। लेकिन यह इस समय हमारे लिए उपलब्ध सबसे बड़ी एकल जीत है, और मैं ये सुनिश्चित करने का इरादा रखती हूँ कि हम उसके धैर्य को अपनी गति को हराने नहीं देंगे। ट्रिब्यूनल के लिए रवाना होने से पहले की उस अंतिम शाम को रावी घाट के किनारे खड़ी थी। नदी को अपने सामान्य, धैर्यवान मार्ग पर बहते हुए देखते हुए
उसने महसूस किया कि 2 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष से खड़ी की गई यह ताकत आखिरकार एक ऐसी शक्ल ले चुकी थी जो उस काले पत्थर की छत के बाद पहली बार एक वास्तविक और स्थायी न्याय के बेहद करीब लग रही थी। 2 साल, उसने सोचा। मीरा, जो अब भी विश्राम कर रही है, जहां भी उसका मुक्त हुआ अंश आखिरकार ठहरा हो। अंजलि, जो अब इतनी ठीक हो चुकी है कि वह अपनी खुद की आवाज में अपने सच की गवाही एक ऐसे प्राधिकरण के सामने दे सके जो इसे ठीक से दर्ज करने के लिए तैयार है। सरला, जिसके 41 साल के धैर्यपूर्ण व कठिन अस्तित्व को आखिरकार एक औपचारिक सुनवाई मिलने जा रही है। कीर्ति और आरव, जो इस सुरक्षित ठिकाने पर सुरक्षित है और यह सीख रहे हैं कि जब चारों तरफ बड़ी लड़ाई चल रही हो तब महज बच्चे होने का क्या मतलब होता है। और अब आखिरकार एक ऐसा ट्रिब्यूनल जो इतना बड़ा था और सबूत जो इतने पुख्ता थे कि एक सदी पुराने उस शातिर धैर्य को जवाबदेह ठहरा सके। न केवल किसी एक संप्रदाय के आचार्य को उसके पद से हटाना, बल्कि उस असली सूत्रधार आर्किटेक्ट तक पहुंचना जिसने पहली बार उसे ये तरीका सिखाया था। उसने महसूस किया कि शाम के धुंधलके में अर्जुन का हाथ उसके हाथ को तलाश रहा था और वीर की स्थिर उपस्थिति उसके दूसरी तरफ थी। कावेरी, ईशानी और तारा उस छोटी सी आग के चारों ओर करीब आ गए थे जो 2 सालों में उस सब का एक शांत, गर्म केंद्र बन चुकी थी जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था। उस ट्रिब्यूनल में चाहे जो भी हो, उसने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि आप सभी जानें, यह वही लड़ाई है जिसे मैंने अर्जुन से कहा था कि मैं बनाना चाहती हूं। उन सभी सालों पहले, मेरू पर पहली बर्फ गिरते हुए देखते हुए। महज उस चीज का बदला नहीं जो मुझसे छीन ली गई थी, बल्कि एक ऐसा लेखा जोखा, अकाउंटिंग, जो इतना धैर्यवान और संपूर्ण हो कि आखिरकार उस हर चीज का जवाब दे सके जो एक सदी की इस चोरी ने उन लोगों से छीनी है जिनसे हम इस रास्ते पर मिले हैं। तो फिर चलिए इसे पूरा करते हैं, कावेरी ने कहा। और आग के चारों ओर एक एक करके गठबंधन के बाकी सदस्यों ने दृढ़ संकल्प के साथ सहमति में अपना सिर हिलाया। अध्याय 42 समाप्त। अध्याय 43 द सेकंड ट्रिब्यूनल, दूसरा न्यायाधिकरण। वो खंभों वाला हॉल बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा 2 साल पहले था। हालांकि ट्रिब्यूनल की बेंच के पीछे की 7 सीटों पर अब केवल 5 काउंसिलर बैठे थे। वसंत की अपनी कुर्सी को केवल खाली छोड़ने के बजाय पूरी तरह से हटा दिया गया था और 6ठी सीट पर एक अजनबी बैठी थी, एक सख्त, चांदी जैसे सफेद बालों वाली महिला, जिनका परिचय काउंसिलर देविका के रूप में कराया गया। ईश्वरी ने कार्यवाही शुरू होने से पहले धीरे से समझाया कि उन्हें विशेष रूप से वसंत की हटाई गई सीट के खाली स्थान को भरने के लिए नियुक्त किया गया था और वे एक ऐसे प्रांत से आती थीं जिसका इस पैटर्न के किसी भी पुष्ट पीड़ित से कोई पुराना संबंध नहीं था। एक सोची समझी पसंद, ईश्वरी ने फुसफुसाते हुए कहा, ताकि यह पक्का किया जा सके कि कम से कम एक वोट देने वाली सीट पर किसी भी तरह के समझौते का कोई दाग न हो, चाहे वो कितना भी दूर का क्यों न हो। खुद वसंत ट्रिब्यूनल की बेंच के सामने एक छोटी सी मेज पर बैठा था, जिसके दोनों ओर 2 कानूनी प्रतिनिधि, वकील, थे। उनकी कीमती और सलीके से सिली पोशाकें गवाही दे रही थी कि उसने अपने पास उपलब्ध सबसे कुशल बचाव दल को तैयार करने के लिए अपने विशाल संचित धन का कितना बड़ा हिस्सा खर्च किया था। गवाहों की गैलरी से उसका मुआयना करते हुए रावी ने सोचा कि वो 2 साल पहले उस छत पर मिले वसंत की तुलना में छोटा लग रहा था, शारीरिक रूप से कमजोर नहीं, बल्कि किसी तरह सिमटा हुआ। वो सहज, धैर्यवान आत्मविश्वास उससे छिन चुका था जिसने कभी उसकी सपाट, चौकस मौजूदगी को उसके वास्तविक कद से कहीं अधिक बड़ा बना दिया था। 1 सदी का धैर्य, उसने सोचा, आखिरकार एक ऐसे हिसाब किताब का सामना कर रहा है जिसके आने पर उसे खुद कभी पूरी तरह विश्वास नहीं था। कार्यवाही की शुरुआत औपचारिक रूप से आरोपों को पढ़ने के साथ हुई, जिसे पूरा होने में 1 घंटे का एक बड़ा हिस्सा लग गया। कम से कम 4 दशकों में फैली साजिश, द ओपन लेजर, की विस्तृत जांच में अब पुष्ट हो चुके कम से कम 23 व्यक्तियों की मौतों में संलिप्तता, 6 संप्रभु क्षेत्रों के खिलाफ अवैध संघर्षों की फंडिंग और औपचारिक पद पर रहने के वसंत के पूरे 20 वर्षों के दौरान व्यक्तिगत लाभ के लिए एक काउंसिल सीट के पवित्र विश्वास का हनन। काउंसिलर वसंत ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी ने आरोपों को आधिकारिक रिकॉर्ड में पूरी तरह दर्ज करने के बाद कहा, आप इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं? वसंत धीरे से उठा और जब वो बोला तो उसकी आवाज में वो सपाट, धैर्यवान ठंडक नहीं थी जो रावी को उस छत पर याद थी। इसके बजाय उसकी आवाज में एक अजीब सी थकावट थी। यह एक ऐसे आदमी की आवाज थी जो अपनी आखिरी रणनीति का चुनाव उसी सावधानी और गणना के साथ कर रहा था जो उसने कभी 100 धैर्यपूर्ण वर्षों के दौरान हर दूसरे फैसले के लिए किया था। मैं उस पैटर्न से इनकार नहीं करता जिसका विवरण सबूतों में है, उसने कहा, और इस स्वीकारोक्ति की गूंज पूरी गैलरी में साफ सुनी गई।
इस ट्रिब्यूनल ने जो कुछ भी जुटाया है उसकी संपूर्णता को देखते हुए अपने बचाव में इसके विपरीत ढोंग करना मेरी अपनी एक खराब वकालत होगी। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि यह काउंसिल एक सदी की कड़ी मेहनत के दौरान मेरे द्वारा वास्तव में बनाई गई व्यवस्था के पूरे संदर्भ पर विचार करे। ये केवल एक चोरी नहीं है जैसा कि मेरे आरोपी इसे पेश कर रहे हैं, बल्कि यह ठीक उसी महाद्वीपीय स्थिरता का एक धैर्यपूर्ण संचय है जिसे इस काउंसिल ने हमेशा महत्व देने का दावा किया है। मेरे द्वारा वित्तपोषित फंडेड हर संघर्ष का अंत एक मजबूत, अधिक निर्णायक गठबंधन के रूप में हुआ। जिस भी राज्य को मैंने प्रभावित किया वो अपने संकट से पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और अधिक सक्षम नेतृत्व के साथ बाहर निकला। मैं इस ट्रिब्यूनल से कहना चाहता हूं कि सदियों के इस काम को एक साधारण, सीधा गुनाह मानकर इसकी निंदा करने से पहले मेरे तरीकों की कीमत के मुकाबले उनसे पैदा हुए वास्तविक और स्थायी लाभ को भी तौलें। उसकी इस स्वीकारोक्ति के बाद जो सन्नाटा पसरा वो इतना लंबा था कि रावी ने अपने सीने में एक ऐसे गुस्से को उभरते हुए महसूस किया जिसे नियंत्रित करने की उसने पूरी उम्मीद नहीं की थी। वो इससे इनकार नहीं कर रहा है, उसने सोचा। वो इसे एक नया रूप देने की कोशिश कर रहा है। एक सदी की चोरी को महाद्वीपीय प्रबंधन का लबादा पहनाया जा रहा है। आखिरकार कौंसिलर ईश्वरी ने उस सन्नाटे को तोड़ा। उनकी सख्त आवाज में एक नियंत्रित गुस्सा था जो रावी के अपने गुस्से से पूरी तरह मेल खाता था। आप चाहते हैं कि यह ट्रिब्यूनल चंद्रवंश के तबाह हो चुके राज्य और अपनी ही मां के फर्श के नीचे छिपे 6 साल के एक लड़के के दर्द को उस स्थिरता के मुकाबले तौले जिसका आप दावा कर रहे हैं? उन्होंने कहा, आप चाहते हैं कि हम मीरा की मौत, अंजलि के 18 महीनों के उस खोखले दर्द और सरला के 40 सालों के अंधेपन को आपके प्रभाव के इस व्यक्तिगत संचय के मुकाबले तौलें जिसे आप महाद्वीपीय लाभ की भाषा में लपेट रहे हैं? मैं चाहता हूं कि यह ट्रिब्यूनल इस बात को स्वीकार करे, वसंत ने कहा, उसका थका हुआ संयम आखिरकार थोड़ा टूटकर तीखा हो गया, कि इस महाद्वीप को चलाने वाली हर महान संस्था का निर्माण ठीक इसी तरह की धैर्यपूर्ण, कठिन गणना पर हुआ था। बड़े स्तर की स्थिरता की सेवा में कठिन विकल्पों की आवश्यकता का आविष्कार मैंने नहीं किया था। मैंने बस उन्हें अधिक कुशलता से और अधिक चुपचाप अंजाम दिया, जो अन्यथा अनियंत्रित संघर्षों के सामान्य अराजकता से पैदा होता। जब रावी की अपनी गवाही की बारी आई तो वह गवाहों की गैलरी से उठी। 2 साल में दूसरी बार ट्रिब्यूनल की बेंच के सामने खड़े होकर उसने पाया कि जो डर वो कभी इसी हॉल में अपने भीतर लेकर आई थी वो अब पूरी तरह से एक स्थिर और वसंत के इस सावधानीपूर्वक बुने जाल के लिए कहीं अधिक खतरनाक चीज में बदल चुका था। एक ऐसी स्पष्ट और अडिग सच्चाई जिसने उसके एक सदी के धैर्यपूर्ण शिकार को किसी आवश्यक प्रबंधन की भाषा के पीछे छिपने देने से पूरी तरह इनकार कर दिया। मैं 7 साल की थी, उसने कहा, जब आचार्य प्रलयन के सहायक ने पहली बार एक मोम की पट्टी पर मेरी प्राण सघनता, प्राणा डेंसिटी को दर्ज किया था। वे मेरा पीछा इस तरह कर रहे थे जैसे किसी बच्चे का नहीं बल्कि मवेशियों का हिसाब रखा जाता है। मैंने 9 साल तक अपनी असली ताकत छिपाई क्योंकि मैं बिल्कुल सही समझती थी कि इसे दिखाने का मतलब मुझे ठीक उसी शिकार के लिए चिन्हित कर देना होगा जो मीरा, अंजलि और उनसे पहले न जाने कितने गुमनाम पीड़ितों ने पहले ही झेला था। उसने वसंत की सपाट, थकी हुई आंखों में सीधे झांकते हुए कहा। कौंसिलर वसंत महाद्वीपीय स्थिरता की बात करते हैं। मैं इस ट्रिब्यूनल से पूछना चाहती हूं कि अपनी ही मां के फर्श के नीचे छिपे 6 साल के बच्चे के लिए या 17 साल की उम्र में एक गलत निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन के कारण अंधी हो गई लड़की के लिए या 18 महीने तक केवल इसलिए जिंदा रखी गई महिला के लिए स्थिरता का असल मतलब क्या होता है क्योंकि उसका अंश सीधे खारिज करने के लिहाज से बहुत कीमती था। वो अपने तरीकों से जिस भी लाभ का दावा करता है, मेरा मानना है कि इस पैटर्न की वास्तविक कीमत का कोई भी सच्चा हिसाब कभी भी इसका औचित्य साबित नहीं कर सकता। सभी गवाहियों को औपचारिक रूप से दर्ज किए जाने के बाद ट्रिब्यूनल के फैसले में केवल एक ही दिन का समय लगा। ये गति उस 2 साल की सावधानीपूर्वक और धैर्यपूर्ण तैयारी के बिल्कुल विपरीत थी जो इससे पहले की गई थी। कौंसिलर ईश्वरी ने बाद में समझाया कि यह गति किसी उचित विचार विमर्श की कमी को नहीं बल्कि एकत्रित किए गए सबूतों के उस अचूक और भारी वजन को दर्शाती थी जिसे खारिज करना नामुमकिन था। ये काउंसिल पाती है, पीठासीन अधिकारी ने घोषणा की जब 6 बैठे हुए कौंसिलर अपने विचार विमर्श से वापस लौटे कि कौंसिलर वसंत की अपनी स्वीकारोक्ति और इसके साथ 4 दशकों और 23 पुष्ट पीड़ितों में फैले दस्तावेजी सबूतों का भारी वजन इस ट्रिब्यूनल को मिलने वाले सबसे गंभीर फैसले से कम किसी भी चीज के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ता। कौंसिलर वसंत को औपचारिक रूप से उनके सभी बचे हुए राजनीतिक पदों से वंचित किया जाता है, उनकी विशाल संचित संपत्ति को जब्त कर उनके पुष्ट पीड़ितों और उनके वंशजों के मुआवजे के लिए निर्देशित किया जाता है
और उनके अपराधों के दायरे को देखते हुए उनके कल्टीवेशन साधना को औपचारिक रूप से तब तक के लिए सील किया जाता है जब तक कि महाद्वीपीय काउंसिल इस बात की समीक्षा न कर ले कि क्या किसी और प्रतिबंध की आवश्यकता है। वसंत ने इस फैसले को उसी थकी हुई गणनात्मक गंभीरता के साथ स्वीकार किया जो उसने पूरी कार्यवाही के दौरान बनाए रखी थी। हालांकि जब हॉल के पार उसकी सपाट आंखें आखिरी बार रावी की आंखों से मिली तो उनमें एक ऐसी ठंडक थी जिसने रावी के सीने में एक ऐसी सतर्कता को जगा दिया जो उसे पता था कि कभी पूरी तरह उसे नहीं छोड़ेगी। 1 सदी का धैर्य, उसने धीमी आवाज में कहा, जब ट्रिब्यूनल के गार्ड उसे औपचारिक रूप से हॉल से बाहर ले जाने के लिए बढ़े, सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता क्योंकि एक दोपहर का फैसला कहता है कि इसे खत्म हो जाना चाहिए। नदी की संतान, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इस बात को याद रखो, चाहे आज तुम्हें जो भी संतुष्टि मिल रही हो। मेरा यही इरादा है, रावी ने दृढ़ता से कहा। उसने उस धमकी को उस कड़े संघर्ष से कमाए सुकून को हिलाने नहीं दिया जो उसने 2 साल के इस तरह के टकरावों से बनाया था। वसंत, मेरा इरादा इसे हर एक दिन याद रखने का है, जब तक द ओपन लेजर तुम्हारी 1 सदी पुरानी महत्वाकांक्षा के हर बचे हुए हिस्से पर नजर रख रहा है, चाहे वो अंततः कहीं भी दोबारा सिर उठाए। वे उस शाम खंभों वाले हॉल से बाहर निकले जब सूरज आसपास की पहाड़ियों पर सुनहरी धूप बिखेरते हुए ढल रहा था। रावी ने कावेरी, तारा, अर्जुन और गठबंधन के बाकी साथियों के साथ उन चौड़ी पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए खुद को सच्ची जीत और एक अनसुलझी सतर्कता के मिले जुले एहसास में पाया। उसे पता था कि यह एहसास कभी भी एक साधारण, पूरी तरह से शांत सुकून में नहीं बदलेगा। ये खत्म नहीं हुआ है, उसने धीरे से कहा, ठीक उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए जो उसने 2 साल पहले प्रलयन के उस अधूरे हिसाब किताब के बाद कहे थे। उसकी साधना पर लगी सील, उसकी जबत संपत्ति, ये चीजें बहुत मायने रखती है। लेकिन वो अभी भी वहां बाहर है, अभी भी जीवित है और अपने भीतर 1 सदी की धैर्यपूर्ण महत्वाकांक्षा का बचा हुआ हिस्सा समेटे हुए है। मैं जानती हूं, कावेरी ने कहा। लेकिन दीदी, मुझे लगता है कि यह जानते हुए भी कि लड़ाई जारी है, हमें इस जीत को पूरी तरह महसूस करने की इजाजत है। मुझे लगता है कि यह ठीक वही बात है जो सरला ने तुम्हें 2 साल पहले सिखाने की कोशिश की थी कि बिना अपने कदम रोके दुख के बोझ को कैसे धोया जाए। मुझे लगता है कि यही समझदारी इस जीत को धोने पर भी लागू होती है, बिना इस ज्ञान को अपनी आज की उपलब्धि के महत्व को कम करने दिए कि आगे अभी और लड़ाइयां बाकी है। रावी ने काफी देर तक उस बात पर विचार किया। वो ट्रिब्यूनल के उन भव्य खंभों को पीछे छूटते हुए देख रही थी जब उनका छोटा सा दल घाट की ओर, कीर्ति, आरव, अंजलि और सरला की ओर वापस लौटने की यात्रा शुरू कर रहा था। एक ऐसी लड़ाई के अगले अध्याय की ओर जो पहले ही 2 साल का समय ले चुकी थी और जो साफ तौर पर आगे न जाने कितने और सालों तक चलने वाली थी। तो फिर चलो घर चलें, उसने आखिरकार कहा, और कम से कम आज की रात तो खुलकर इस खुशी को मनाएं, इससे पहले कि हम वापस इस बात की निगरानी पर लौटें कि वसंत का धैर्य अभी और क्या आजमाने की तैयारी कर रहा है। अध्याय 43 समाप्त। अगले अध्याय में हम देखेंगे द वेडिंग, विवाह, जिसमें रावी और अर्जुन आखिरकार पूरे विधि विधान से विवाह के बंधन में बंधते हैं और पूरा गठबंधन घाट पर एक ऐसी खुशी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होता है जिसके वे 2 साल के कड़े संघर्ष के बाद पूरी तरह हकदार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं।